हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब। एमसीक्यूज वाली सीरीज चल रही थी हमारी, उसी में आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संघ से क्या अभिप्राय है। संघ से क्या अभिप्राय है। पहला है शक्तियों का हस्तांतरण, ऑप्शन दूसरा है शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी है शक्तियों का पृथक्करण, या ऑप्शन डी शक्तियों का संलयन। संघ से क्या अभिप्राय है। तो संघ का मतलब होता है राज्य और संघ के अंदर शक्तियों का विभाजन। किसके बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का, राज्य और संघ के बीच में विभाजन, संघ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, शक्तियों का विभाजन। संघ से क्या अभिप्राय है, शक्तियों का विभाजन। वर्तमान में अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, रूस, भारत, इन देशों में संघीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, राष्ट्रपति अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी कर सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। दूसरा है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की वही सीमाएं होती है जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद का स्तर नहीं चल रहा होता है और कोई भी ऐसा कानून बनाना होता है तो वो राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा कोई भी कानून बना सकते हैं। लेकिन उसके बारे में यहाँ दिया गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी कर सकते हैं जिन पर संसद कानून बना सकती है। तो एकदम सही है, क्योंकि राष्ट्रपति उन्हीं मुद्दों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन पर संसद कानून बना सकती है। क्योंकि जब राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश जारी करते हैं, जब संसद का स्तरावसान नहीं चल रहा होता है, तो जब संसद की बैठक होती है तो उसमें क्या होता है कि कोई भी जो अध्यादेश जारी किया गया था, बाद में उसको बहुमत के द्वारा उसे पारित करा लिया जाता है। अगर पारित नहीं होता है तो वो अध्यादेश तुरंत समाप्त हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की वही सीमाएं होती है जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती है। तो दोनों ही ऑप्शन एकदम सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। और सत्य कथन हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो दोनों ही कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्भरता के सवालों का निपटारा कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि दल बदल कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। निपटारा कैसे किया जाता है, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन डी है राज्यसभा में सभापति के द्वारा एवं लोकसभा में अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है। तो 10वीं अनुसूची के आधार पर यदि दल बदल के आधार पर निर्भरता का सवाल उठता है तो ये राज्यसभा में सभापति के द्वारा और लोकसभा में अध्यक्ष के द्वारा इसका निपटारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा किया जाता है, राज्यसभा में सभापति के द्वारा एवं लोकसभा में अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जब कभी कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से किस एक की नियुक्ति करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला देख लीजिए, तदर्थ न्यायाधीश की, ऑप्शन बी है कार्यकारी न्यायाधीश की, ऑप्शन सी है अस्थायी न्यायाधीश की, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से किस एक की नियुक्ति करता है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोरम पूरा होने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही है तो न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है। और कौन से न्यायाधीश की, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर ही की जाती है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान हैं जिनमें संशोधन हेतु विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य है। नीचे कुछ प्रावधान दिए गए हैं, उनमें से कौन से ऐसे प्रावधान है अगर उनमें संशोधन करना हो तो विशेष बहुमत और उसके साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य है। पहला देख लीजिए, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। दूसरा है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। तीसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचन और चौथा है उपरोक्त सभी। कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा? पहला है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। अगर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित कोई भी संशोधन हो रहा है तो उसमें बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की अनुमति भी आवश्यक है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से संबंधित कोई संशोधन है तो उसमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की अनुमति अनिवार्य है। और तीसरा, राष्ट्रपति का निर्वाचन। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई संशोधन हो रहा है तो उसके लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, निम्न में से कौन सी एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? कौन सी एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? ऑप्शन ए है भारतीय प्रशासनिक सेवा, ऑप्शन बी है भारतीय विदेश सेवा, ऑप्शन सी है भारतीय वन सेवा या ऑप्शन डी है भारतीय पुलिस सेवा। अखिल भारतीय सेवा नहीं है। 3 प्रकार की सेवाएं होती है, केंद्रीय सेवाएं, राज्य सेवाएं और अखिल भारतीय सेवाएं। केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी होती है? जो केंद्र और राज्य दोनों में होती है, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। ये किसके अंतर्गत आती है? अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत। लेकिन भारतीय विदेश सेवा जो है ये अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आती, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाएं वो होती है जो केंद्र और राज्य दोनों में समान होती है। भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये तीनों ही किस प्रकार की सेवाएं हैं? अखिल भारतीय सेवाएं हैं। बल्कि भारतीय विदेश सेवा जो है ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है, ये केंद्रीय सेवा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी भी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सहकारी समिति, इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। 97वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 2011 में। और इसे संविधान के भाग 9B या 9ख में रखा गया। 9 में है पंचायतें, भाग 9क में है नगर पालिका और 9B में है सहकारी समितियां। 2011 में 97वें संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान के भाग 9ख में इन्हें जगह दी गई थी। इसका सही आंसर क्या होगा? किसी भी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसकी अधिकतम संख्या हो सकती है 21। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी भी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अनुच्छेद 360 के आधार पर लगाए जाने वाले वित्तीय आपातकाल का प्रभाव है? निम्न में से कौन से अनुच्छेद 360 के आधार पर 360 के आधार पर सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपातकाल का प्रभाव क्या होता है? पहला है, किसी भी राज्य के अधीन सेवा करने वाले सभी वर्गों के वेतन में कटौती की जा सकती है। दूसरा है, संघ के अधीन सेवा करने वाले सभी वर्गों के वेतन में कटौती की जा सकती है। तीसरा है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है, या डी उपरोक्त सभी।
तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? जिस टाइम आपातकाल, वित्तीय आपातकाल लगा हो, उस टाइम किसी राज्य के अधीन सेवा करने वाले सभी वर्गों के वेतन में कटौती की जा सकती है, ये एकदम सही है। दूसरा, संघ के अधीन सेवा करने वाले सभी वर्गों के वेतन में कटौती की जा सकती है, ये भी एकदम सही है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है। तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट इसमें सही दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी भाषा के प्रसार एवं विकास के लिए संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ को निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद है जो संघ को निर्देश देता है किस लिए? हिंदी भाषा के प्रसार एवं विकास के लिए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 350, ऑप्शन बी अनुच्छेद 349, ऑप्शन बी अनुच्छेद 351, ऑप्शन सी अनुच्छेद 349 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। तो कौन सा अनुच्छेद है वो जो कि संघ को निर्देश देता है हिंदी भाषा के प्रसार एवं विकास के लिए? तो अनुच्छेद 351, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 निर्देश देता है, संघ को निर्देश देता है हिंदी भाषा के प्रसार एवं विकास के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 संघ को निर्देश देता है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार एवं विकास के लिए प्रयास करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 351। तो आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं 10 के 10 क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारी जो सीरीज चल रही है एमसीक्यूज वाली, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।